Hello students, welcome back to my YouTube channel Study with Arpita ma'am. We are going to start our next topic of your first chapter, The Rise of Nationalism in Europe. इसके पहले हमने मिडिल क्लास के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि लिबरल नेशनलिज्म को किस तरह से राइज किया गया था और उनकी क्या क्या डिमांड थी. अब हमारे इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815. 1815 याद करो, बैटल ऑफ वाटरलू. नेपोलियन क्या हो रहा है? डिफीट हो रहा है. यानी फ्रांस में एक तरह से जो इतनी भी बाहरी लोग थे, चाहे जैकोबिन क्लब्स हो गए या नेपोलियन हो गए, सबका जो पावर है वो पूरी तरह से क्या हो जा रहा है? ख़त्म हो जा रहा है. ठीक है. Following the defeat of Napoleon in 1815, European government were driven by a spirit of conservatism. तो अब नेपोलियन जो है बैटल ऑफ वाटरलू में डिफीट होता है, यानी अब पूरी तरह से डेमोक्रेसी या फिर उससे रिलेटेड सारी गवर्नमेंट जो है उसका पूरा जो कंट्रोल है वो वहाँ पे ख़त्म हो गया. तो अब यूरोपियन गवर्नमेंट क्या है, वो पूरी तरफ से किसके उस पर चली गई? कंजर्वेटिज्म के कॉन्सेप्ट पे. कंजर्वेटिज्म क्या है? वो ग्रुप जो कि अपने देश के कल्चर, जो एशियन कल्चर के कल्चर और ट्रेडिशन को बचाने के लिए अपना एक ग्रुप तैयार करते हैं और उसके बेसिस पे वो चीज़ें क्या करना चाहते हैं? फॉलो करवाना चाहते हैं. ठीक है. कंजर्वेटिव्स आर द पीपल्स हु वांट टू फॉलो द ट्रेडिशन एंड द कल्चर ऑफ द स्पेसिफिक कंट्रीज. ओके, दे डोंट वांट अ स्पेसिफिक चेंजेस, न्यू कॉन्सेप्ट दे डिडंट वांट. उन्हें कोई नई आइडियोलॉजी नहीं चाहिए, उनको डेमोक्रेसी का कंटेंट नहीं चाहिए, ये सब चीज़ों को नहीं चाहिए. उनको वही पुराना जो सिस्टम चल रहा था वही चीज़ उसको इम्प्लीमेंट करना था. कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट एस्टैब्लिश्ड traditional institution of society, state and society like the monarchy, the church, social heredity, property and the family should be preserved. Okay, तो conservatives का क्या बिलीव है कि जितने भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन हैं जो सोसाइटी और स्टेट में हैं मौजूद, जैसे कि मोनार्की हो गए, चर्च और चर्च से रिलेटेड पीपल हो गए, जो सोशल हाईली स्टेट्स पे हैं, मतलब सोशली जो हायर क्लास पे हैं, ठीक है, द एरिस्टोक्रेट्स वन. ओके, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली, ये सब चीज़ें जो एक रूल बने हुए थे वो क्या है? वैसे ही रहने चाहिए. उनको क्या करना है? प्रिजर्व करना है. मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट अपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज. ओके, सो कई ऐसे कंजर्वेटिव थे वो बिल्कुल भी ये प्रपोज नहीं कर रहे थे कि वो किसी भी तरह से जो पुराने वाले दिन हैं वो वापस आ जाएं, लेकिन rather they realized from the changes initiated by the Napoleon that the modernization could be in fact strengthen traditional institution like the monarchy. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बाकी चीज़ें चेंज तो नहीं करनी है, लेकिन नेपोलियन के रूल के टाइम पीरियड में कुछ लोगों को एहसास हुआ कि कुछ चेंजेस जो आपको मॉडर्नाइज कर रहे हैं, जो आपके डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, वो आपके लिए क्या होगा? बेटर होगा. वो मोनार्की को और क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग करेगा. तो ठीक है, अगर कोई चेंज से जो है अगर हमारा फ़ायदा हो रहा है तो वो चेंज ठीक है, जब तक वो हमारे ट्रेडिशन को हार्म ना करे. ठीक है. अब एजुकेशन सिस्टम अगर हम बोले तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, वो हमारे ट्रेडिशन को हार्म नहीं करता है. ठीक है. तो ऐसी चीज़ों को अपनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग. ओके, सो ये क्या कर सकता है? ये स्टेट को और ज़्यादा इफेक्टिव एज वेल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है, ज़्यादा मतलब लोगों का यकीन उसकी ओर अट्रैक्ट कर सकता है. अ मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनामिक इकोनॉमी, द अबॉलिशन ऑफ द फेडरलिज्म एंड सर्वडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप. तो आपकी एक एडवांस आर्मी हो गई या एक इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी हो गई, जैसे समझ लो डिपार्टमेंट हो गया लॉ एंड ऑर्डर का, ठीक है, एक डायनेमिक इकोनॉमी हो गई, अबॉलिशमेंट ऑफ द फेडरलिज्म का कंटेंट हो गया, ये सब चीज़ें, या सर्वडम का, अगर ये सब चीज़ें हम हटाते हैं, ठीक है, यानी कि गुलामी और ये सब चीज़ों को हटाएंगे तो क्या होगा? ये मोनार्की को और ज़्यादा पावर ही प्रोवाइड करेगा. ये उनके लिए बुरा नहीं है, ये क्या उनके लिए अच्छा है. इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. तो 1815 के दौरान जो यूरोपियन पावर्स जिन्होंने बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हराया था,
ठीक है, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, वो क्या कर रहे हैं, वेना एरिया में मिल रहे हैं ये डिसाइड करने के लिए कि अब आगे क्या करना है। ठीक है, द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटर्निश। ओके, ये मीटिंग एक तरह से कौन होल्ड कर रहा है, ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटर्निश। ओके, द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वेना इन 1515 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic War। तो जो ये कंट्रीज इकट्ठा हुई थी आपकी, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये क्या है, ये सब इकट्ठी हो रही है वेना में ये डिसाइड करने के लिए कि अब फ्रांस का फ्यूचर क्या किया जाए, अब क्या डिसाइड करना है इसके लिए, क्योंकि वहाँ पर तो अब कोई गवर्नमेंट है नहीं, नेपोलियन तो डिफीट होके हट गया वहाँ से, तो अब वहाँ क्या करना है। तो एक मीटिंग हो रही है, मीटिंग कर कर वहाँ पर एक ट्रीटी साइन हो रही है, द ट्रीटी ऑफ वेना ऑफ 1815, जहाँ पर सबसे पहले ये डिसाइड किया कि जो भी नेपोलियन के टाइम पीरियड में, नेपोलियन के रूल में जो भी चेंजेस आए थे उसको क्या करना है, ख़त्म करना है, स्पेशली जो देश के बेटरमेंट के लिए हो। द बॉर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज रिस्टोर्ड टू पावर। ओके, तो बॉर्बन डायनेस्टी लुइस 1516 की जो फैमिली है उस डायनेस्टी का नाम था बॉर्बन डायनेस्टी। तो बॉर्बन डायनेस्टी जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो है अपने पोस्ट से हटा दी गई थी, उनकी पूरी जो कंट्रोल था वो ख़त्म कर दिया गया था, उसको क्या किया गया, फिर से रिस्टोर किया गया। एंड फ्रांस लॉस द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स अंडर नेपोलियन, और फ्रांस ने जो नेपोलियन के टाइम पीरियड पे अपनी टेरिटरी बढ़ाई थी, यानी नेपोलियन ने अटैक कर करके जो अपने आसपास के, फ्रांस के आसपास के एरिया को कब्जा किया था, वो सारी जो टेरिटरी है क्या कर दी गई, फ्रांस से ले ली गई। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वे सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। तो अब कई सारे नए स्टेट्स जो हैं बना दिए गए ताकि फ्यूचर में फ्रांस जो है, यानी कोई भी रूलर फ्रांस पे आकर क्या उस पर कब्जा ना करे और साथ में उसकी टेरिटरी को कब्जा करके, मतलब अगल बगल की एरियाज़ को कब्जा करके उसमें मिक्स ना करे या मिला ना पाए, तो फ्रांस आगे चल के कभी भी अपनी टेरिटरी को बढ़ा ना पाए, इसके लिए क्या किया गया, नए स्टेट्स को सेटअप किया गया। यानी ज़्यादातर जो है कुछ एरियाज़ को क्या कर दिया गया, जो आपके स्ट्रॉन्ग स्टेट्स से उनको हैंड ओवर कर दिया गया। Thus the kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in the north. Genoa was added to the Piedmont in the south. Okay? तो जो आपका नीदरलैंड था उसको क्या कर दिया गया, बेल्जियम के साथ कनेक्ट करके नॉर्थ में सेटअप कर दिया गया। ठीक है, वही जो जेनोवा है उसको क्या किया गया, जो पिडमॉन्ट एरिया था उससे कनेक्ट कर दिया गया साउथ में। Prussia was given important new territories on the western frontier, while Austria was given control of the northern Italy. तो प्रुशिया को वेस्टर्न एरिया में, वही ऑस्ट्रेलिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया। ओके, बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेटअप बाय द नेपोलियन वॉज लेफ्ट अनटच्ड। तो जो जर्मन स्पीकिंग पीपल्स का जो छोटे छोटा टेरिटरी करके उसको एक सिंगल टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया था, ठीक है, 39 छोटे स्टेट्स को मिलाकर एक सिंगल स्टेट बनाया गया था, उसको क्या किया गया, उसको अनटच रखा गया, यानी फिर से उसको तोड़ा नहीं गया, वो जैसे था वैसे ही रहने दिया गया। ठीक है, इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, वाइल प्रुशिया वॉज गिवन द पार्ट ऑफ सैक्सोनी। ओके, तो रशिया जो पोलैंड को मिला दिया गया रशिया में। ओके, और जो आपका सैक्सोनी है उसको क्या कर दिया गया, वो प्रुशिया में मिला दिया गया। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि जितने भी छोटे छोटे एरियाज थे उनको किसी मेजर कंट्री के हैंडओवर कर दिया गया कि वो स्टेट्स खुद भी अपने आप को इंडिपेंडेंट ना करा पाए और कोई उन एरियाज पे कब्जा करके उन टेरिटरीज को कब्जा ना कर पाए, क्योंकि अगर कोई सुपर पावर्स या अच्छी पावरफुल कंट्रीज़ के पास वो होगा या पावरफुल स्टेट्स के पास होगा तो कोई उससे लड़ नहीं पाएगा ना। सो दैट कंटेंट, the main intention was to restore the monarchies that has been overthrown by Napoleon and create a new conservative orders in Europe। तो मकसद क्या है, ट्रीटी ऑफ वेना का मकसद ही यही है कि जितनी भी मोनार्कीज जो हैं इस फ्रेंच रेवोल्यूशन या नेपोलियन के रूल के दौरान जो है हटाए गए थे, सबको क्या कर दिया जाए, उनका राज्य वापस दे दिया जाए। क्यों?
क्योंकि अब यूरोप में मोनार्की सिस्टम को वापस लाना था, ठीक है। जितना भी डेमोक्रेसी और सारी चीज़ें हैं उसको ख़त्म करके अब मोनार्किकल सिस्टम को क्या करना है, वापस लाना है। कंजर्वेटिव regimes set up in 1815 were autocratic. They did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic governments. Okay? तो कंजर्वेटिव्स गवर्नमेंट है आपकी जो सेटअप हुई है आपका 1850 में, वो क्या थी, एक तरह से तानाशाही के कंटेंट में थी, किसी की बात ना सुनने वाली गवर्नमेंट थी, ठीक है। वो कहीं से दूर दूर से भी क्या है, क्रिटिसिज्म को नहीं बर्दाश्त करी, यानी अपने खिलाफ कुछ भी जो बातें बोली जा रही है उसको बर्दाश्त करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। और वही दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया, जो आपकी जितने भी लोग हैं, जो भी जैसे कहते हैं ना, किसी को अधिकार ही नहीं दिया कि उनसे कोई क्वेश्चन कर सके, तो पूरा अपने हाथ में कंट्रोल को लेना। Most of them impose censorship laws to control what was said in newspaper, book, play, songs, and reflected the idea of liberty and freedom associated with the French Revolution. तो ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, एक तरह से बैन लगा दिया। किस चीज़ पे बैन लगा दिया, कि जितनी भी चीज़ें न्यूज़पेपर इन सब में थी, मतलब जो भी उनके खिलाफ लिखा जाता होगा उस चीज़ पे उन्होंने क्या कर दिया, बैन लगा दिया, ठीक है। कि कोई भी उनके खिलाफ, चाहे न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स हो गया, प्लेज हो गया, इन सब में कोई भी जो है लॉ ऑर्डर के खिलाफ या उनके खिलाफ कोई कुछ लिखे ना, क्योंकि किताब से इन्फ्लुएंस होकर जो है मिडिल क्लास जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन की नींव रखे थे, तो उस तरह का कोई भी गलती जो है दोबारा नहीं करना चाहते थे। और वही दूसरी तरफ ये जो टर्म्स थे, लिबर्टी और फ्रीडम, इस तरह की जितने भी आइडिया थे, उन्होंने क्या कहा, ये सारी चीज़ें जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिंक है, तो इन सब चीज़ों पे भी थोड़ी सी रोक लगाई जाए। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यूड टू इंस्पायर लिबरल्स। लेकिन चाहे ये कितना भी रोक लगा ले, लेकिन जो भी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी कंटेंट्स थे वो क्या थे, वो लिबरल्स को अभी भी इंस्पायर कर रहे थे, ठीक है। One of the major issues taken up to the liberal nationalists who criticized the new conservative orders was the freedom of the press. तो सबसे बड़ी बात जो उनको सबसे ज़्यादा बुरी लगी थी वो क्या था, जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने जो प्रेस पे आपका सेंसरशिप लगा दिया था, कि मतलब अपनी बात को रख भी ना सको, तो वो चीज़ उनको और गुस्सा दिला रही थी। तो अब क्या हो रहा है, अब प्लानिंग तो हो रही है, लेकिन अब चुपके से प्लानिंग होगी, ठीक है, अभी हम पावरफुल नहीं हैं, तो क्या है, हमें आपकी बात सुननी है, लेकिन जिस समय हम पावरफुल हो जाएंगे तो हम अपनी बात को ओपनली फिर अब रखना शुरू कर देंगे। तो चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, बस अब लोगों को दिखाने के लिए कहा जा रहा है कि ठीक है, चीज़ें उनको लग रही है, यानी कंजर्वेटिव्स को लगा है कि चीज़ें ठंडी हो गई है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अभी लिबरल्स जो हैं वो कहीं पर भी सेटिस्फाई नहीं है। ओके, सो फॉर दिस टॉपिक दिस मच ओनली। ओके, वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट video. So if you like my channel, subscribe it, like the video and share it with the others also. For till then, good day everyone.